मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्ञान विविधि चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। कक्षा 9th विषय विज्ञान चैप्टर 8 जिसका भाग दूसरा आज हम ले रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था ये गति से संबंधित हमारा चैप्टर है। गति से संबंधित चाल के बारे में हमने देखा था कि किस प्रकार से वस्तु में चाल होती है। आज हम लेने वाले हैं वो है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर से क्या अभिप्राय है? सबसे पहले हम देखें कि जो चाल है उसके अंदर हमने थोड़ा बहुत बताया था पहले वाले में औसत चाल के बारे में। औसत चाल का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु है वो कुछ दूरी तय करती है और उस दूरी में जैसे सपोज कीजिए कि 10 किलोमीटर की दूरी तय की, उसके अंदर उसने 5 मिनट का समय लिया। नेक्स्ट जो है 10 किलोमीटर की दूरी है या 15 किलोमीटर की दूरी है वो कुछ और समय ले रही है। तो ऐसी स्थिति में जैसे 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसने 5 मिनट लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 मिनट लेती कोई भी वस्तु या कोई गाड़ी है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में औसत चाल जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं? कुल दूरी। कुल दूरी कितनी है? जैसे औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी किसी वस्तु के द्वारा तय की कुल दूरी बटा इस दूरी को तय करने में लगा समय, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? कुल दूरी कितनी हुई? 10 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर 25 किलोमीटर, ठीक है। समय कितना है? 5 मिनट और 4 मिनट, टोटल कितने हुए? 9 मिनट। ये क्या हो जाएगी? इसकी औसत चाल हो जाएगी। किसकी? जो गाड़ी का जो वस्तु है जो कि ये दूरी तय कर रही है, उस दूरी में कुल जो समय लगा है उसका भाग देते तो जो मान प्राप्त होता है वो मान किसके बराबर होगा? उसकी औसत चाल के बराबर होगा, ठीक है। इसको अगर हम देखें तय की कुल दूरी के हिसाब से मैंने कहा है पहली दूरी ये, दूसरी दूरी सी ये है, पहला समय ये, दूसरा समय ये है। तो v1 प्लस v2, t1 प्लस t2। जब इनको आपस में डिवाइड कर लेते हैं, हमें पता है चाल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड या मीटर सेकेंड माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या है? मात्रक है किसका? चाल का। अब हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर वेग में परिवर्तन देख रहे हैं। वेग में परिवर्तन से अभिप्राय क्या होता है कि जो हम ये चाल ले रहे हैं या जो हम ये मान लेकर चल रहे हैं, इस मान के अंदर देखिए कि सपोज कीजिए इसमें दिशा भी दे दी जाए। किसकी? कोई भी वस्तु है वो कौन सी दिशा में गति कर रही है ये भी हमें ज्ञात हो जाए तो वो हमारा क्या आ जाएगा? वेग आ जाएगा। कैसे आएगा? अभी हम देखते हैं। जैसे वेग में परिवर्तन की दर से संबंधित हम करते हैं। कोई भी वस्तु है, सपोज कीजिए ये एक गाड़ी है, ये चल रही है और मैंने कहा कि ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है। एक निश्चित सरल रेखा में ये गति कर रही है। इसके अंदर इसका मान दे दिया कि ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, चाल से चल रही है। किधर से चल रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। तो एक निश्चित दिशा दे दी। यदि ये दिशा इसके अंदर है तो ऐसी स्थिति में इसको हम क्या कहेंगे? वेग। अर्थात वेग किसे कहेंगे? जब हमें किसी वस्तु की गति के साथ दिशा का भी ज्ञान हो, वस्तु की गति के साथ दिशा का भी ज्ञान हो तो उसको हम क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। अर्थात वेग के अंदर वस्तु का परिमाण आएगा और वस्तु की दिशा आएगी। इसको हम क्या कहेंगे? वेग कहेंगे, ठीक है। अब बात करें हम कि निश्चित दिशा में निश्चित चाल है और उस चाल में कोई परिवर्तन हो रहा है या कोई दिशा में परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में हम क्या कहेंगे?
आ रहा है, अर्थात कोई भी वस्तु है वो गति कर रही है और उस गति के अंदर कोई परिवर्तन आ गया या उसकी दिशा में कोई परिवर्तन आ गया, तब हम क्या कहेंगे कि उसके वेग में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, तो ये वेग में परिवर्तन की दर क्या है, वेग में परिवर्तन क्या है, वेग में परिवर्तन की दर बाद में लेंगे, पहले हम देखते हैं वेग में परिवर्तन क्या है। वेग में परिवर्तन से अभिप्राय क्या है कि जब किसी वस्तु की चाल है उस चाल में परिवर्तन आ जाए या फिर उसकी दिशा में परिवर्तन आ जाए तो वेग में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। हम कहते हैं कि गाड़ी है अपनी स्पीड से चल रही है, अचानक ब्रेक आ गया, उसकी स्पीड कम हो गई, दिशा वही है लेकिन स्पीड कम हो गई, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि उसके वेग में परिवर्तन आ गया है, निश्चित दिशा की तरफ चल रही है, एक निश्चित दिशा में वो गति कर रही है। तो एक समान ये जो वेग में परिवर्तन है इसको हम कैसे करेंगे, जैसे हम औसत चाल के बारे में बात कर रहे थे, तो औसत चाल में क्या था, औसत चाल में क्या था कि जो दूरी तय की गई है, जैसे दो दूरी दी थी ना v1 प्लस v2, तो उसको हमने कह दिया s और समय t2 प्लस t1 प्लस t2, तो इसको हमने कह दिया t, तो ये हमारा क्या आ गया, औसत चाल आ गया। और यदि हम वेग की बात करते हैं तो वेग में क्या आ जाएगा कि जो वेग में परिवर्तन है, परिवर्तन कैसा हो रहा है, समय के साथ में दिशा में या परिमाण में परिवर्तन हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेग में परिवर्तन कहेंगे। कोई भी वस्तु है एक निश्चित रेखा में एक निश्चित दिशा में चल रही है, यानी वेग में परिवर्तन है, वो कैसी कौन कौन सी स्थितियों पर निर्भर करेगा, एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग क्या होता है, नियत रहता है, एक समान, जैसे थोड़ा सा इसको मैं नीचे लेती हूँ क्योंकि ये चीज भी इसमें इम्पोर्टेंट है वेग के साथ में, यानी वेग है तो उसमें ये परिमाण और ये दिशा दोनों का होना जरूरी है, और इसी से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या बातें हैं, क्या इसमें हम ले सकते हैं, किन चीजों को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है वो क्या है, एक समान सरल रेखीय सरल रेखा में गति हो रही है, गति के दौरान वेग का मान क्या होगा, समय के साथ वेग नियत रहता है, ठीक है। कहने का मतलब कि एक निश्चित समय है, एक समान सरल रेखा है जो एक लगातार कंटिन्यूस चल रही है, यहां से वहां तक पहुंचना है इस चौक को, तो वो क्या कर रहा है, ये चौक इसके ऊपर चल रही है, तो ये क्या हो रहा है, एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ जो समय हमें दिया गया है या जिस यहां से वहां तक लगने वाला जो समय है उस समय के साथ वेग का मान क्या होगा, नियत होगा, यानी एक ही स्पीड से चलते रहेंगे, किधर, हम इस साइड से उस साइड की ओर, ठीक है। दूसरी जो बात है वो क्या निकल कर आती है कि इसके अंदर सपोज कीजिए कि असमान गति हो रही है, दिशा में परिवर्तन हो रहा है या असमान गति हो रही है, तो ऐसी स्थिति में इसका मापन जो है वो कैसे करेंगे, हम वेग में परिवर्तन के आधार पर कैसे करेंगे, यदि इसकी जो चाल है या इसकी जो गति है, इसकी गति असमान या दिशा बदले, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन हो जाएगा, और उस वेग में परिवर्तन जब होता है तब हमें एक शब्द का ध्यान आता है और वो होता है त्वरण, यानी हमें इस त्वरण का पता होना चाहिए। अब त्वरण कहां से आ गया, हम तो वेग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो त्वरण से अभिप्राय क्या है, इस वेग में आए परिवर्तन की दर, कौन से वेग में परिवर्तन की आई हुई दर क्या कहलाएगी, त्वरण कहलाएगी। सपोज कीजिए कोई वस्तु यहाँ से चल रही है, ये मैंने चौक को यहाँ से चलाया, तो इस स्थिति में इसका वेग क्या है, 0 है,
यहाँ पर तो वो चला ही नहीं था। और जब यहाँ से ये चल रही है, सपोज कीजिए 5 सेकंड में ये इतनी दूरी कितनी माने लगभग आपके 1.25 मीटर के आसपास है। सपोज कीजिए 1 मीटर की दूरी इसने 5 सेकंड में कंप्लीट कर ली, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक हो गई। और वर्क इसमें क्या कहते हैं, यहाँ पर वेग क्या है, 0 है, और यहाँ पर वेग क्या है, अधिकतम है इसका। इसको मैंने कह दिया u है, और यहाँ तक आए इसको मैंने कह दिया v है। तो ये वेग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। यहाँ पर 0 था और वहां पर v वेग आ रहा है। और यहाँ से वहां तक जो वेग में परिवर्तन हुआ है उसमें समय कितना लगा है, u से v तक जाने में जो समय लगा है उसको जब हम इसमें भाग दे देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा, जिसको a के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी a के द्वारा उसको अभिव्यक्त किया जाता है। एक उसका क्या है, प्रतीक है। u क्या है, u प्रारंभिक वेग है, v क्या है, अंतिम वेग है। तो प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग की ओर हम जा रहे हैं और उस स्थिति में वेग में परिवर्तन हो रहा है। इसको जब हम सूत्र के द्वारा अभिव्यक्त करेंगे तो क्या लिखेंगे, v माइनस u अपॉन t। ये हमारा क्या आ गया, a का सूत्र। a का मतलब त्वरण। त्वरण को क्या कहेंगे हम, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, a बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस u अपॉन t। v क्या है, अंतिम वेग है। यहाँ पर v बराबर क्या है, अंतिम वेग किसका, जो वस्तु गति कर रही है, ठीक है। और u बराबर क्या है, u क्या है हमारा प्रारंभिक वेग, ठीक है। और t क्या है, वेग में परिवर्तन जो हो रहा है उसमें लगा समय, यानी वेग परिवर्तन में लगा समय है। u से v तक जो समय लग रहा है वो क्या है, हमारा t है। इस प्रकार से हम त्वरण को क्या कहेंगे, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। उसको a से रिप्रेजेंट करते हैं। a का जो सूत्र है तो क्या होगा, v माइनस u अपॉन t, ठीक है। अब हम बात करें इन दोनों की मात्रा की, तो वेग जो होता है, यानी वेग u है या v है, वेग का जो मात्रक होता है उसको हम क्या कहते हैं, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड सदिश राशि है, जिसमें परिमाण के साथ दिशा हो उसको हम क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। चाल जैसी जो राशि होती है उसको अदिश राशि कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें कोई भी प्रकार की दिशा का ज्ञान नहीं होता, लेकिन इसके अंदर दिशा का ज्ञान होता है, इसलिए वेग क्या है, सदिश राशि, ठीक है। वेग सदिश राशि। अब देखिएगा इसके अंदर मैंने इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। और हम चाल का भी क्या ले लेते हैं, चाल का मात्रक भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। यदि हम त्वरण के मात्रक की बात करें तो वेग का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड। और ये क्या है, समय, ये भी क्या है, सेकंड है। तो क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर मीटर सेकंड -2 क्यों है, सेकंड दो बार है, इसलिए एक तो वेग से निकला हुआ सेकंड है और दूसरा क्या है, t से रिलेटेड, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया, मात्रक आ गया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम सदिश और अदिश की बात करें तो त्वरण भी क्या है, वेग में परिवर्तन की दर है। वेग में परिवर्तन वेग से रिलेटेड है, इसका मतलब इसमें भी दिशा का ज्ञान है। अब यदि इसमें दिशा का ज्ञान है तब हम क्या करेंगे, इसको भी हम सदिश राशि कहेंगे। जबकि वो सब ये जो चाल होती है, चाल में किसी भी प्रकार की दिशा नहीं होती, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अदिश कहते हैं, अदिश राशि, ठीक है। अदिश यानी दिशा विहीन,
कोई दिशा का इसमें ज्ञान नहीं होता। ठीक है, अब बात करें हम त्वरण को छोड़कर के वापस इसी के ऊपर आते हैं, औसत वेग की बात करें। औसत वेग का मतलब क्या होता है कि जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, प्रारंभिक कुछ है, बाद में कुछ है और बाद में उसका कुछ और हो जाता है, तो ये वेग क्या हो गया, इसका औसत वेग में आ गया। अब मान लीजिए कि ये वेग के अंदर हम देखते हैं कि ये औसत वेग किस प्रकार से आ रहा है, तो वो ये u, फिर सपोज कीजिए कोई गाड़ी है और वो गाड़ी यहां पर मैं लेती हूँ, कोई गाड़ी है, इनका आप जैसे भी मैं इधर उधर होती हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कि आपकी दिक्कत नहीं आए। कोई गाड़ी है, यहां से ये कोई वस्तु गति करना प्रारंभ करती है, बी तक पहुंचती है। ठीक है, इसने यहां तक चाल एक निश्चित दिशा की जिसको हम वेग कह रहे हैं, यहां से यहां तक है। इसका प्रारंभिक वेग यहां पर है 0 है, सपोज कीजिए 10 मीटर की दूरी है। ठीक है, यहां तक इसने गति की और गति करने में सपोज कीजिए 5 सेकंड लगे इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका v हो गया। ये तो क्या है, u है, प्रारंभिक वेग a वाला, और b पर पहुंच रही है तो ये क्या है, इसका v है, अंतिम वेग। देखिएगा v और u में मैंने बताया था अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहाँ b से ये वस्तु यहाँ पर रुक जाती है या यहाँ तक चल रही है, अब आगे भी ये क्या कर रही है, गति कर रही है, इसके चाल है, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये मान लिया मैंने 20 मीटर की, और यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में इसको 7 सेकंड लगते हैं। ठीक है, अब पहला जो वेग होगा जिसको हम त्वरण कहेंगे, वेग में परिवर्तन है, त्वरण है, पहली कंडीशन क्या है, यहाँ पर है। दूसरी कंडीशन कौन सी होगी, बी से सी तक की दूरी होगी, ए से बी तक की दूरी पहली कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन कौन सी है, बी से सी तक की दूरी है। अब देखिए ए से बी तक की दूरी है तो u बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और v बराबर क्या आ रहा है, 10 मीटर। ठीक है, और समय t क्या आ रहा है, 5 सेकंड, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, बी से सी तक की वस्तु गति कर रही है। अब उसकी स्पीड देखिएगा, यहाँ पर ये जो v है यानी कि 10 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय कर रही थी, तो ये 10 मीटर की दूरी जो है ये इसका क्या बन गया, u बन गया। ठीक है, ये u आ गया और ये क्या हो गया, इसका v हो गया। ठीक है, समय क्या रहा, अब समय क्या हो गया, 7 सेकंड, यानी t का मान क्या हो गया, 7 सेकंड। समय बदल गया, दूरी बदल गई, u का मान कुछ था और अब सॉरी v का मान था यहाँ पर, अब इसके लिए वो क्या बन गया, u का मान बन गया। ऐसे स्थिति में क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, और ये वेग में परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है। जैसे इसके अंदर हम देखें 10 मीटर 20 मीटर, दूरी क्या है, जस्ट डबल हो गई। ठीक है, समय देखें 5 सेकंड 7 सेकंड, समय में भी परिवर्तन हो गया, अर्थात यहाँ पर स्पीड कम थी और यहाँ पर स्पीड क्या है, बढ़ गई। इसका मतलब इसका त्वरण क्या हो गया, बदलेगा। कैसे बदलेगा, समय के साथ भी और दूरी के साथ भी। क्यों, क्योंकि दूरी भी जस्ट डबल हो गई और समय क्या हो गया, कम हो गया। तो समय कम हो रहा है और दूरी बढ़ रही है, या समय में परिवर्तन हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, दूरी में परिवर्तन हो रहा है, दिशा वही है, दिशा वही है। तो ऐसे स्थिति में हम क्या कहेंगे, इसके वेग में परिवर्तन हुआ है और वो क्या कहलाएगा, हमारा त्वरण कहलाएगा। ठीक है, अब हम त्वरण को देखें कि त्वरण जो है वो किन किन राशियों पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। अब इसके एग्जाम्पल लेंगे तब आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। त्वरण किन राशियों पर निर्भर करता है, ये किस प्रकार से त्वरण किस पर निर्भर करेगा, एक तो दिशा, वस्तु की दिशा, एक क्या हो जाएगा, वेग। ठीक है, इन पर डिपेंड करता है। अब यदि हम देखें कि त्वरण जो है वो किस प्रकार से हो सकता है, एक तो त्वरण ऐसा होगा जो कि एक समान त्वरण होगा, यानी
एक जैसी ही गति में यदि वेग समय के साथ या समान समय अंतराल के रूप में बढ़ता है या घटता है, लेकिन कैसा होगा, वो एक निश्चित समय के साथ में होगा। यदि यानी इसको एक समान त्वरण से अभिप्राय क्या है, यदि वेग एक ही समय में एक ही समय अंतराल में यानी समान समय अंतराल में बढ़ जाए या घट जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, एक समान त्वरण कहेंगे। वेग है समय के साथ 5 सेकंड बाद में उसका वेग में क्या परिवर्तन आ रहा है, अगले 5 सेकंड में क्या आ रहा है, लेकिन वो अंतर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। समान समय के अंतराल में उसका मान क्या है, या तो घटे या फिर उसका बढ़ता रहे, लेकिन क्या हो, समय 5 सेकंड है तो 5 सेकंड अगले 5 सेकंड में, फिर उससे अगले 5 सेकंड में, तो वो क्या हो जाएगा, एक समान त्वरण हो जाएगा। दूसरी स्थिति क्या होती है, असमान त्वरण। वो क्या है, असमान त्वरण, जैसे इसमें बढ़ रहा है घट रहा है, और इसमें क्या हो जाएगा, असमान त्वरण में क्या हो जाएगा, जो वेग है वो क्या हो जाएगा, वेग में एक जैसी स्थिति नहीं रहेगी, वेग क्या होगा, असमान रूप से बदलेगा, वेग में असमान रूप से बदलाव आएगा। ठीक है, जैसे 5-5 सेकंड का लिया था, यहाँ पर कुछ नहीं है, समय बदलता है, समय के साथ वेग में भी क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, कभी बढ़ जाएगा तो कभी घट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, असमान त्वरण हो गया। ऐसे ही ये धनात्मक हो सकता है, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक। धनात्मक से क्या अभिप्राय है, धनात्मक का मतलब होता है कि वेग की दिशा की ओर ही, वेग की ओर त्वरण हो, वेग बदल रहा है उसी की ओर त्वरण हो, और ये क्या हो जाएगा, वेग के विपरीत दिशा में त्वरण। जैसे बॉल को हम फेंकते हैं, ठीक है, बॉल को फेंक रहे हैं, और बॉल को फेंकने से क्या हो जाएगा कि वो बैट्समैन के पास, क्रिकेटर है, और बॉलर क्या कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, क्रिकेटर के पास में, बैट के पास में बॉल जा रही है, उस ओर जा रही है, यानी वो क्या हो गया, धनात्मक हो गया। और यदि उसके बैट से लग करके हमारी तरफ आ रही है तो क्या हो गया, वेग के विपरीत दिशा में, जैसे पेड़ से फल गिर रहा है तो वो क्या है, धनात्मक है, वेग की ओर ही त्वरण है। और वेग के विपरीत दिशा में, सपोज कीजिए इस चौक को मैं ऊपर उछालती हूँ और वो वापस नीचे आ रही है, तो वो क्या है, वेग में विपरीत दिशा की ओर त्वरण। ठीक है, तो ये दो प्रकार के त्वरण होते हैं, और इस प्रकार से हम त्वरण को, चाल को, वेग को माप सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो सूत्र है, इस एक सूत्र से हम कई प्रकार के सूत्र निकाल सकते हैं। ये है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a को t से गुणा किया बराबर क्या आ गया, b माइनस u आ गया। और यदि हमें b का मान निकालना हो तो b बराबर क्या आ जाएगा, b यहीं का यहीं रह गया, एक t यहाँ रह गया, और u इधर के साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस से u हो जाएगा, और u को निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, वही ये b क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम ये कर सकते हैं, इसको माइनस से चेंज करना पड़ेगा, तो u यहाँ रखते हैं और 80 को इधर ले आते हैं, तो 80 क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, 80 बराबर u। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सूत्र, इससे 4 सूत्र होते हैं, 1 2 3 4। तो कोई भी राशि दी हुई हो, हमने उसके अंदर रूट
फिर हम उत्तर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, कुछ 6 न्यूमेरिकल है जो कि इसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे। आज के लिए इतना ही।